So hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your board examination. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट 10th एंड 12th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन। आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम मिड ऑफ फेब से शुरू होने वाले हैं। अभी कुछ 10-15 दिनों में आपके बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और आप लोगों को लग रहा होगा कि यार अभी पढ़ लिया है, काफ़ी ज़्यादा रिवीजन भी कर लिया है, बट एग्जाम में हमें कैसे उसे एग्जीक्यूट करना है, जो आपकी नॉलेज है उसको कैसे प्रेजेंट करना है टीचर के सामने जो चेक करेगा पेपर, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छी करके जाते हो तो जो चीज़ आपकी गलत भी होती है थोड़ी, उनमें भी आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। मतलब वहाँ पर लीनियंट चेकिंग होती है काफ़ी, तो उसके लिए आपको एडवांटेज लेना ज़रूरी है। जो भी आपका प्रेजेंटेशन का तरीका है वो इंपॉर्टेंट रहता है। जब मेरे बोर्ड के एग्जाम हो रहे थे 10th और 12th में, मैंने भी ये चीज़ फॉलो करी थी और उससे मेरे को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था। जिन क्वेश्चन में मेरे को आता नहीं था उनमें मेरे को फुल मार्क्स मिले थे। जैसे एग्जांपल लेता हूँ एसएसटी का, जब मेरा 10th में एसएसटी का एग्जाम था, मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए थे अपने बोर्ड एग्जाम में, बट मेरे को एक दो क्वेश्चन आते नहीं थे उसमें, बट मैंने उस तरीके से उसे प्रेजेंट किया था, उस तरीके से लिखा था कि मेरे को उसमें फुल मार्क्स मिल गए होंगे। ठीक है, तो मेरे 100 आउट ऑफ 100 आ गए थे। तो ऐसे आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना जिनका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वॉचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, बोर्ड का एग्जाम जो होता है उसमें आपको हॉरिजॉन्टल शीट्स मिलती हैं, सबको हमें पता ही है। अगर आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है तो आप किसी भी अपने नियरेस्ट स्टेशनरी स्टोर पे जा सकते हैं और उन जो हॉरिजॉन्टल शीट जो बोर्ड के एग्जाम में यूज़ होती है वो मंगा सकते हैं। आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी मंगा सकते हैं। इनकी आपको मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी भी नहीं होता, बट अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो आपको ज़्यादा एडवांटेज वहाँ पे होगा। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ जो जो आपको फॉलो करनी है वाइल यू आर राइटिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर। अब ये चीज़ हर पेपर के लिए कॉमन होगी और कुछ कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा कि किसी सब्जेक्ट में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। तो पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है प्रेजेंटेशन। ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए वाइल यू आर राइटिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर। अब वो कैसे करना है वो आगे डिस्कस करते हैं। सेकेंड चीज़ जो आपकी होती है वो होती है आपकी नीट हैंड राइटिंग। आपकी हैंड राइटिंग जो होनी चाहिए ना, वो बहुत ज़्यादा नीट होनी चाहिए और साफ साफ आपको लिखना चाहिए विद गैप्स। ठीक है, वो मैं बता दूंगा कैसे आपको करना है। थर्ड थिंग जो आती है आपकी, वो आती है आपकी कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी आप देख लो मैं किन चीज़ों पे बात करने वाला हूँ कीवर्ड्स के बारे में। उसके बाद अगर हम चौथी चीज़ के बारे में बात करें तो चौथी चीज़ होती है आपकी लेंथ। कितना आपको बड़ा क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स अगर 5 नंबर का है तो कितना बड़ा लिखूँ, 10 नंबर का है तो कितना बड़ा लिखूँ, और उसे बड़ा कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ आपका जो होता है वो होती है एंडिंग और स्टार्टिंग एंड एंडिंग। स्टार्ट और एंड कैसे कर रहे हो भाई, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। ये 5 चीज़ें अगर आपने ध्यान में रख ली, 5 थिंग्स अगर ये आपने ध्यान में रख ली, तो मैं गारंटी आपको श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपको इतना अच्छे से आता भी ना हो क्वेश्चन, तो पक्का आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने वाले हैं। चाहे वो कोई भी पेपर हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, साइंस का हो, एसएसटी का हो, अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तो चलो आंसर पर डिपेंड करता है, बट तभी भी प्रूफ वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है ये वाला मेथड। ठीक है, तो आगे जाके देखते हैं, सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं एक एक करके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है दैट इज़ प्रेजेंटेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप प्रेजेंट करते हैं अपना बोर्ड का एग्जाम का पेपर। फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका पड़ता है ना टीचर पे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका पहला पेज होता है ना, उसमें मिनिमम कटिंग्स होनी चाहिए। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है इज़ मिनिमम कटिंग्स ऑन स्टार्टिंग पेजेस। मिनिमम कटिंग्स होनी चाहिए आपकी। हर पेज में ट्राई करो, बट स्टार्टिंग के जो पेजेस होते हैं ना उनमें तो भाई मिनिमम कटिंग्स होनी चाहिए। सो मैं ट्राई क्या करता था, जो क्वेश्चन मेरे को अच्छे से आता है ना वो मैं पहले लिखता था। ठीक है, सो ट्राई टू राइट दोज क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस यू आर गुड एट। ठीक है, आप जिसमें अच्छे हो उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो। ठीक है, जो आपके अच्छे हैं क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपको अच्छे से आते हैं उनको पहले सॉल्व करो। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें जो गड़बड़ कर देते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, वो नंबरिंग गलत कर देते हैं। सो ठीक है, तो ऑलवेज चेक नंबरिंग, चेक आंसर नंबरिंग, आंसर की नंबरिंग चेक करना मत भूलना। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन के मामले में भी इंपॉर्टेंट है। क्यों बताता हूँ, अगर आपने बड़ा बड़ा क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा होगा तो उस टीचर को पता नहीं लगेगा वो कुछ कौन से क्वेश्चन का आंसर चेक कर रहा है, और वो थोड़ा इरिटेट हो जाएगा, भाई कहाँ से ढूंढूं इसका क्वेश्चन नंबर, है ना। तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना और उसका पार्ट भी मेंशन कर देना। मान लो तुम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो तुम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो, तो ऐसे लिखना क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 1। ठीक है, अच्छे से मेंशन करना, उसे अंडरलाइन भी कर देना। उसके बाद मान लो तुम उसका आंसर लिखने वाले हो तो तुम्हें ऐसे ऐसे लिखना है, क्वेश्चन 1 के नीचे लिखना है तुम्हें आंसर 1। ठीक है,
और अगर मान लो उसका तुम्हारे पहला पार्ट है तो तुम पहला पार्ट मान लो ए है तो ए ऐसे लिखोगे बड़ा बड़ा और उसके नीचे से शुरू करोगे अपना आंसर ऐसे। ठीक है, इससे क्या होगा, उसे पता रहेगा कि यार कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है। मान लो तुम शुरुआत में कोई पीछे वाला क्वेश्चन कर रहे हो जो तुम्हें ईजी लग रहा हो और आता हो, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप नंबरिंग मेंटेन करो। ठीक है, ये तो प्रेजेंटेशन में दूसरा पॉइंट आ गया। आप तीसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो तीसरा पॉइंट है हमारा, दैट इज मार्जिन्स। वेरी इंपॉर्टेंट। मार्जिन्स इंपॉर्टेंट क्यों है? मार्जिन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक तो वो रीडेबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं, एक चीज़ वो क्या कर देते हैं कि आपको थोड़ा स्पेस दे देते हैं। ठीक है, अगर आपको मान लो रफ वर्क सॉल्व करना हो, ठीक है, तो एक स्पेस दे देंगे आपको रफ वर्क सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखो राइट साइड में तो मार्जिन होती है एक छोटी सी, 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर की मार्जिन ऑलरेडी गिवन होती है बोर्ड के एग्जाम के पेपर में। इधर की साइड यहाँ पे ऐसे दे रखी होती है। आपको क्या करना है, आपको राइट हैंड साइड में बनानी है, लेफ्ट हैंड साइड में दी होती है, राइट हैंड साइड में आपको बनानी है। अब कितनी बनानी है, ट्राई करना कि ज़्यादा बड़ी भी मत बनाओ, ज़्यादा छोटी भी मत बनाओ। अराउंड आप बना सकते हो 3-4 सेंटीमीटर की मैक्सिमम आप बना सकते हो। 4 सेंटीमीटर इनफ होगा। अगर आप 4 सेंटीमीटर की मार्जिन से ड्रॉ कर लोगे ना, तो देखो आपको इतना विथ मिल गया और आपकी लंबाई इंक्रीज हो जाएगी, तो आपकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो टीचर को लगेगा यार बड़ा बड़ा लिख रखा है, ज़्यादा लिख रखा है। अगर आपको आता भी नहीं होगा ना, तो टीचर को लगेगा यार पेज पूरा कवर हो गया है, तो मतलब इसने ज़्यादा अच्छे से लिख रखा है। तो उससे क्या लगेगा, प्रेजेंटेशन और इंप्रूव हो जाएगी। अब अगर आपका मैथ्स का एग्जाम है तो और साइंस का एग्जाम है, तो आपको यहाँ पे रफ वर्क लिख लेना है। ठीक है, ऊपर। उससे क्या होता है कि टीचर को पता लग जाता है भाई ये रफ वर्क के लिए ये यूज़ करने वाला है। ठीक है, और उसमें कुछ कुछ रफ वर्क कर भी देना, उसके अलग से मार्क्स वो दे देते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ आपकी कुछ गलती है ना, तो स्टेप मार्किंग यहाँ पे दे देंगे कि यार उसने रफ वर्क कर रखा है तो उसके मार्क्स दे देता हूँ। तो उससे आपका क्या होता है, इंक्रीज हो जाते हैं मार्क्स। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें प्रेजेंटेशन में फॉलो करनी है। ये 3 चीज़ें अगर आपने प्रेजेंटेशन में फॉलो की तो आपका काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले स्टेप में आते हैं। जो तीसरी चीज़ है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे, दैट इज नीट हैंड राइटिंग। अब नीट हैंड राइटिंग का मतलब क्या है, देखो सबकी हैंड राइटिंग अलग अलग होती है। ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ कि आपको अपनी हैंड राइटिंग चेंज कर लेनी है, ऐसा नहीं है। ट्राई करो कि अपनी हैंड राइटिंग को थोड़ा साफ साफ लिखने की कोशिश करो। अब देखो जब आपके पास ज़्यादा टाइम होता है तो आप साफ साफ लिखते हो, ठीक है, बट आपके पास टाइम नहीं बचता जब लास्ट में, तो आप गचड़ मुचड़ कर देते हो। तो ट्राई करो कि फर्स्ट में अपने अच्छे वाले क्वेश्चन करने की कोशिश करो। जो मैंने पहले ही बताया आपको, अच्छे क्वेश्चन जो आपको आते हैं अच्छे से, उन क्वेश्चंस को पहले करो और उसमें अच्छी हैंड राइटिंग बनाओ, मतलब नीट हैंड राइटिंग बनाओ। नीट का मतलब क्या होता है कि वो साफ सुथरी होनी चाहिए, उनमें गैप्स अच्छे से होने चाहिए। ठीक है, ट्राई टू मेंटेन गैप। ठीक है, गैप मेंटेन करने की कोशिश करो। गैप मेंटेन करने से क्या होगा कि गैप मेंटेन करने से आपका जो है वो नीट दिखेगा और वो रीडेबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, गच्चर मुच्चर नहीं रहेगा। उसके बाद सेकेंडली ट्राई टू मिनिमाइज कटिंग। जो कटिंग है उसे कम से कम करने की कोशिश करो, बिकॉज कटिंग से क्या होता है, टीचर इरिटेट हो जाता है, भाई क्या लिखा था अब समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। ठीक है, पहले क्या लिखा था, तो उससे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और वो नंबर काट लेता है। इसलिए उसे कंफ्यूज नहीं करना, ट्राई करना है और कटिंग मिनिमाइज करो। और ट्राई करना है कटिंग ऐसे ऐसे मत करना। ठीक है, मान लो तुमने ऐसे गलती से लिख दिया ट्राई, ठीक है, तो तुम्हें ऐसे ऐसे कटिंग नहीं करनी। ठीक है, सिंपल क्या करना, ट्राई अगर तुमने गलत लिख दिया है तो उसे एक लाइन से काटना काफ़ी होता है। ठीक है, उसे पता लग जाएगा टीचर को कि इसने कट कर रखा है। अगर आपको ऐसे भी दिक्कत हो रही है तो ट्राई करना कि ऐसे ऐसे काट दो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, बट ये वाला सिंगल लाइन से समझ आता है कि काटा हुआ है। ठीक है, अब आपको मान लो पूरा पेज काटना है। ठीक है, तो उसे भी नीटली काटना है। मान लो आपने यहाँ पे पूरा पेज काटा, तो यहाँ पे मान लो तो आपको पूरा आंसर गलत हो गया, तो आपको सिंगल लाइन यहाँ काटनी है और सिंगल लाइन यहाँ काटनी है और यहाँ पे PTO लिख देना है। अगर नहीं करोगे, ठीक है, तो PTO को फुल फॉर्म होता है प्लीज़ टर्न ओवर, मतलब कि ये आपको नहीं देखना, प्लीज़ टर्न ओवर। ठीक है, तो PTO आप लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, टीचर को पता लग जाएगा कि इस पेज पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, अगर आपका पेज छूट भी जाता है कहीं खाली, तो टीचर को ये नहीं लगना चाहिए कि आपको क्वेश्चन नहीं आता था तो आपने छोड़ दिया। आपको ये बताना है कि PTO यहाँ पे मैंने गलती से छोड़ा है, इसे टर्न कर दीजिए, आगे लिखा हुआ है मैंने आंसर। तो ट्राई करना PTO लिखने की कोशिश करना है। ठीक है, जब आप छोड़ देते हो पेपर, इससे आपका मतलब टीचर को पता लग जाएगा कि हाँ इसे आता था बट ये छूट गया गलती से। तो ये चीज़ आपको करनी है। ठीक है, तो नीट हैंड राइटिंग में मैंने आपके साथ ये पॉइंट शेयर करे, इन्हें पक्का ध्यान रखना और अच्छे से एग्जीक्यूट करना। तो अब आ जाते हैं हम लोग भाई कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। SST का एग्जांपल दिया था मैंने, साइंस का, फिजिक्स का, किस किस का एग्जांपल दूं, मैंने हर जगह कीवर्ड्स यूज़ करे ही करे हैं। अब ये कीवर्ड्स होते क्या हैं? कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आंसर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आंसर को पूरा डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब उन्हें आपको हाईलाइटेड वे में लिखना है। अब मैं कैसे लिखता था अपने आंसर में बताता हूँ। जब मेरे को मान लो क्वेश्चन 1 है, उसका आंसर लिखना है और मेरे को पता है उसके कीवर्ड्स क्या क्या हैं। कीवर्ड्स मतलब मेरे आंसर में क्या क्या चीज़ें, टॉपिक हेडर्स आने वाले हैं। हेडर्स भी कह सकते हो, कीवर्ड्स भी कह सकते हो। अब पहला क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन 1 है, तो मैंने क्वेश्चन 1 ऐसे लिख दिया। उसके बाद मेरे को आंसर 1 लिखना है, तो मैंने नीचे आंसर 1 लिख दिया। ठीक है, अब मान लो मेरा उसका फर्स्ट ही पार्ट है, पार्ट नहीं है इस क्वेश्चन में, पूरा टोटल एक क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने ऊपर में क्वेश्चन की लाइन लिख दी कि क्वेश्चन में ये गिवन है, ये पूछा हुआ है, सो एज, और यहाँ पे मैंने डिफाइन करने के लिए ये दे दिया। अब मैं शुरू करूँगा अपने पॉइंटर्स लिखना। पॉइंटर्स लिखते कैसे हैं, सबसे पहले मैंने ब्लैक पेन ली और ब्लैक पेन से मैंने फर्स्ट मार्क किया 1,
मेरा पहला पॉइंटर है, पहले पॉइंटर में मान लो मेरा हेडिंग 1 दे दी, हेडिंग 1, ठीक है, उसे गिरा मैंने अंडरलाइन ब्लैक पेन से और डॉट से ऐसे बना दिया। उसके बाद मैंने उसमें जो भी मेरे को पता था वो लिख दिया। अगर आपको ना भी पता है तो थोड़ा ऐसे बना बना के लिख दो इसी के हेडिंग के बेस पर। उसके बाद आपको लिखनी है सेकंड हेडिंग हेडिंग 2, ठीक है, हेडिंग 2। अभी कीवर्ड्स हैं जो हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग कीवर्ड्स होते हैं। मान लो क्वेश्चन है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर आपको क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे वो आ जाएंगे जो भी एक्सकवेटेड साइट हैं, पहली साइड दूसरी साइड, उसमें तुम्हें काले पेन से हेड करना है, ठीक है, हेडिंग लिखनी है और अंडरलाइन भी कर देना उसे, ताकि टीचर को पता लगे भाई इसे पता है इस चीज़ के बारे में। आगे वो पढ़ेगा भी नहीं वो ब्लू वाला, सिर्फ वो हेडिंग पढ़ लेगा और उसको संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ भाई बंदे को आता है। ऐसी आप एन हेडिंग लिख सकते हो, ठीक है, एन हेडिंग लिख सकते हो, हेडिंग नंबर एन। तो एन हेडिंग मतलब जितने भी आपको आती हैं उतनी आप लिख सकते हो। ट्राई करो कि 5 से 6 हेडिंग लिखने की कोशिश करो। अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 हेडिंग आप लिखो, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 6-7 हेडिंग लिखो और उसमें बड़ा बड़ा लिखो, थोड़ा ब्लू वाला पार्ट, ठीक है, जो ब्लू वाला कंटेंट है वो थोड़ा बड़ा बड़ा कर दो, तो उससे आपको 10 नंबर आराम से मिल जाएंगे। सो ये आपका कीवर्ड्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना और उन्हें ब्लैक पेन से लिखना और मोटा मोटा लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके प्रेजेंटेशन में भी ये काफ़ी ज़्यादा मतलब उभर के आएगा कि हाँ टीचर को पहले दिख जाएगा कॉपी खोलते कि हाँ इसने भाई हेडिंग लिख रखी है, तो काफ़ी अच्छा इसका आंसर होगा, उसको आता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है वाइल राइटिंग। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि भैया लेंथ कितनी लिखनी चाहिए। जैसे मान लो मेरा 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो भाई मैं उसमें कितने पॉइंट्स लिखूं, कितना बड़ा लिखूं। अगर हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं कितना लिखूं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना लिखूं। देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली 1 लाइनर होते हैं, जो 1 मार्क्स के होते हैं ना वो 1 लाइनर होते हैं। तो ट्राई करो कि इसमें ज़्यादा ना टाइम वेस्ट मत करो, इसमें 1 लाइनर ही लिखो, उनको सिर्फ 1 लाइन में आंसर चाहिए, ठीक है। तो 1 लाइनर लिखना है इसमें, तो 1 मार्क्स का है। अब हम बात करते हैं 2 मार्क्स की। 2 मार्क्स में आपको 4 लाइन मैक्सिमम लिखनी है, 4 लाइन, 4 लाइन्स, इससे ज़्यादा नहीं लिखना, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। 2 से 4 लाइन्स के बीच में आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, ये आपका वैलिड होता है। उसके बाद अगर मैं 3 मार्क्स के बारे में बात करूं, अगर आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो ट्राई करो इसमें 5 लाइन्स लिखने की कोशिश करो, बिकॉज 5 लाइन्स गैप गैप में लिखना थोड़ा, ठीक है। अब जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें आप 2 तरीके से लिख सकते हो, जो आपका तरीका होता है। मान लो या तो आप 5 पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी पिछले उसमें बताया पार्ट में कि हेडर्स आपको बनाने हैं, कीवर्ड्स आपको बनाने हैं, तो ये तो 5 पॉइंट लिख दो, दैट इज इनफ। 6 भी लिख सकते हो, एक एक्स्ट्रा लिख दो, अगर एक गलत होगा तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 3 पैराग्राफ भी लिख सकते हो, 3 पैरा। अब आपको पैरा स्प्लिट करना आना चाहिए, वो मैं अभी आपको अगले वाले में बताता हूँ, स्टार्टिंग और एंडिंग वाले में आपको पैरा स्प्लिट कैसे करने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको कैसे करना है, या तो आप 6 से 7 पॉइंट लिख सकते हो, 10 पॉइंट्स बन रहे हैं तो 10 भी लिख दो छोटे छोटे, ठीक है। 10 पॉइंट्स तो 6 to 10 लिख देता हूँ, 6 to 10 पॉइंट्स आपको लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर आपको 5 पैराग्राफ लिखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 पैरा लिखने हैं और उनमें पैरा शिफ्टिंग करनी है। पैरा शिफ्टिंग में बता देता हूँ कैसे होता है। तो ये सब आपको फॉलो करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, जब भी क्वेश्चन आता है आपको इस तरीके से फॉलो करना है। नहीं भी आता तो ट्राई करो कि क्वेश्चन की वर्डिंग्स को कॉपी करने की, जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है ना उसी को कॉपी करने की कोशिश करो, उससे आपको कुछ ना कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे। खाली मत छोड़ना, खाली बिल्कुल मत छोड़ना अपना क्वेश्चन, ये मेरी एडवाइस रहेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। सो अब बात कर लेते हैं हम लोग स्टार्ट और एंड के बारे में। देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं भैया स्टार्ट और एंड में कैसे लिखना चाहिए। देखो बीच का कंटेंट ज़्यादा मायने नहीं रखता, स्टार्टिंग और एंडिंग की लाइंस पड़ी जाती हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादातर इंपॉर्टेंस स्टार्ट और एंड को देता था। ट्राई करो कि स्टार्टिंग में अच्छी हैंड राइटिंग बनाने की कोशिश करो, स्टार्ट विद गुड हैंड राइटिंग, ठीक है, स्टार्ट विद गुड हैंड राइटिंग, ठीक है, गुड हैंड राइटिंग से स्टार्ट करो और एंड भी गुड हैंड राइटिंग से करो, ठीक है, और एंड भी गुड हैंड राइटिंग से करो, एंड विद गुड हैंड राइटिंग, ठीक है। सेम सेम चीज़, स्टार्ट और एंड आपको गुड हैंड राइटिंग से करना है। जो आपको मेन पॉइंट आते हैं वो स्टार्ट और एंड में लिखो, ठीक है। ट्राई, उसके बाद ट्राई टू राइट गुड पॉइंट्स इन स्टार्ट एंड एंड, ठीक है। स्टार्ट और एंड में आपको गुड पॉइंट्स लिखने हैं। फिर ट्राई करना, एक और चीज़ आपको ट्राई करो कि जो एंड होता है ना, स्टार्टिंग में आप गिवन वगैरह लिखने की कोशिश करो, गिवन टू प्रूव, ठीक है। जो क्वेश्चन होते हैं ना काफ़ी सारे साइंस में होते हैं, मैथ्स में होते हैं, गिवन टू प्रूव्स में क्या क्या गिवन है, आपको क्या क्या प्रूव करना है। एसएसटी में ट्राई करो कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या पूछ रहा है ऑथर, या फिर इंग्लिश में और हिंदी में लिखने की कोशिश करो कि ये दिया गया है और क्या पूछा गया है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड कैसे करना है आपको, एंड में आपको लिखना है कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद मैथ्स में आपको लिखना है प्रूवन, कि क्या प्रूव किया है आपने, और उसके बाद रिजल्ट, या फिर रिजल्ट भी लिख सकते हो, साइंस और मैथ्स में रिजल्ट लिख सकते हो, और एसएसटी में आप कंक्लूजन लिख लेना,
और इंग्लिश और हिंदी में भी आपको कंक्लूजन ही लिखना है, कंक्लूजन या फिर आपको क्या समरी मिली है इस पूरे आंसर से, ठीक है, वो आप लास्ट में लिख सकते हो समरी के बिहाफ पे, ठीक है। तो उससे आपका काफ़ी इंपैक्ट क्रिएट हो जाएगा स्टार्ट और एंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि स्टार्ट और एंड अगर आपने अच्छा लिख दिया ना, टीचर की नज़र स्टार्ट और एंड पे ही जाती है। स्टार्टिंग से वो पढ़ता है लाइन, अरे वाह 4 लाइन अच्छी लग रही है, नीचे से पढ़ता हूँ, बीच का कौन पढ़ रहा है, इतना टाइम नहीं होता। उनके पास बहुत सारी कॉपीज़ होती हैं यार, और उनको पैसे मिलते हैं नंबर ऑफ कॉपीज़ पे, जितनी वो कॉपी पर डे चेक करते हैं ना, उतने उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो ट्राई करो कि उनका टाइम बचाने की कोशिश करो, आपके लिए भी फ़ायदा होगा, उनके लिए भी फ़ायदा होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप ट्राई करो कि उनको ट्रिक करने की कोशिश करो। अगर आपको नहीं भी आता तो स्टार्टिंग और एंडिंग अच्छी लगो, और बीच में मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख देना है, ट्राई करो कि उसी को कॉपी करने की कोशिश करो अलग लैंग्वेज में, कुछ अलग लैंग्वेज में स्टार्ट और एंड को लिखने की कोशिश करो, ताकि बड़ा बड़ा लग जाए। इससे आपके पक्का मतलब कुछ ना कुछ नंबर तो मिल जाएंगे, 1-2 नंबर काट लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यार, ठीक है। नहीं भी आता तो भी आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो दैट वॉज ऑल अबाउट कैसे आपको प्रेजेंट करना है, कैसे आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। मैंने भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, और मेरे 10th में 96.6 अराउंड परसेंटेज आई थी, और मेरे 12th में 97.8 परसेंटेज आई थी। तो इसी वजह से आई थी। दोनों बोर्ड्स के एग्जाम थे, ऐसा नहीं कि मैं कोरोना वाले बैच का हूँ, कोरोना वाले बैच का नहीं हूँ मैंने दोनों बोर्ड के एग्जाम प्रॉपरली दिए हुए हैं। तो मेरे को पता है कैसे अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से पेपर लिखना होता है। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अगर वीडियो पसंद आई, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिनका एग्जाम है, श्योरली आपके दोस्त भी होंगे जो एग्जाम दे रहे होंगे, तो उनके साथ शेयर करो, जूनियर्स के साथ शेयर करो अगर आपके कोई नोन में, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो। अगर कोई और वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं वो वीडियो बना दूंगा आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद टू ऑल।